नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में सारे के सारे फंडामेंटल राइट को देखा जो हमारे संविधान के भाग 3 के अंग थे। हम यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने अभी सबसे पहले उद्देशिका के बारे में देखा, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट देख रहे हैं और फंडामेंटल राइट ये टॉपिक कंप्लीट कर ली। आज हम डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण चीज है क्या, हमारे संविधान में शामिल क्यों किए गए हैं और शामिल किए गए हैं तो सबसे पहले कहाँ से लिए गए हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन पर प्रभाव किसका किसका है। यहाँ पर जैसे देखेंगे कुछ गांधीवादी प्रभाव है, उदारवादी प्रभाव है, इसी तरीके से कुछ जो समाजवादी प्रभाव है, ये प्रभावों को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भारतीय संविधान में डीपीएसपी भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। स्पेन से लिए हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन एक देखेंगे, अगर ऑप्शन में आयरलैंड नहीं होगा और स्पेन होगा तो हम स्पेन को टेक करेंगे। तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं प्रत्यक्ष रूप से और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। हम देखते हैं डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये हो गया इसका बेसिक इंट्रो कि भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 के अंदर इनको एक्सप्लेन किया गया है। हम देखते हैं अगर इसकी परिभाषा कि डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी जो है संविधान निर्माताओं के द्वारा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। राज्य को दिए गए सकारात्मक जिनका पालन, सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाए। देखेंगे जो हमारे संविधान निर्माता थे
जिन्होंने संविधान का निर्माण किया संविधान सभा के द्वारा, उनके द्वारा एक विचार रखा गया, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हमारे पास बहुत सारे संसाधनों का अभाव था। संसाधनों के अभाव के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मूल अधिकार के रूप में होनी चाहिए थी, उनको वो मूल अधिकार में नहीं रख पाए। लेकिन उनकी ये इच्छा प्रबल थी कि भविष्य में जब भारत एक सक्षम, सशक्त और वैश्विक नेता के रूप में उभरे, तब इस तरीके के जो तत्व हैं जो कल्याणवाद को बढ़ावा दे, वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो हम देखते हैं ये है क्या। और डीपीएसपी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य है भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। अब देखिए कल्याणकारी क्या होता है? कोई भी राज्य कल्याणकारी कब होगा? कोई भी राज्य कल्याणकारी होगा जब किसी देश की सरकार उस देश में जो वंचित लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान का कार्य करेगी, मतलब गरीब और वंचितों के पक्ष में कार्य करना। तो यहाँ पर देखते हैं कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण का काम करती है। तो हम देखते हैं भारत का कल्याणकारी और कल्याणकारी राज्य का जो डेफिनेशन है वो कहेंगे एक ऐसा देश जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य था। हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मुख्य आर्टिकलों पर पहुँचते हैं जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 टू 51 के बीच पाए जाते हैं। तो आर्टिकल 36 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 36 किस चीज़ के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 36 बात करता है राज्य की। तो हम देखते हैं आर्टिकल 36 किस चीज़ के बारे में बातचीत करता है। तो आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा से बात करता है। और राज्य की परिभाषा क्या होगी? इस अनुच्छेद में या इस भाग में राज्य का वही अर्थ होगा, या राज्य की परिभाषा में वही तत्व आएंगे, या राज्य का वही अर्थ होगा जो फंडामेंटल राइट में था, मतलब भाग 3 में था। हमने पिछली क्लास में जब हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया तो हमने इसमें देखा, सरकारी मशीनरी की बात की, इसमें जो संसद के दोनों सदन होते हैं, सैन्य बल वगैरह, ये सब बातें हैं जो इसमें आते। हमने न्यायपालिका का भी आर्ग्यूमेंट देखा था कि वो राज्य के अंतर्गत आती है कि नहीं। तो राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा में कहा गया अनुच्छेद, इस भाग में राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में था। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने का प्रयास करते क्या है। अनुच्छेद 37 कहता है इस भाग में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं, मतलब ये जो
आर्टिकल्स हैं जिनकी बात करते हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। किंतु फिर भी इनमें अधिकतम तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे। देखिए किस चीज की बात करता है, समझने का प्रयास। मतलब अगर जो डीपीएसपी है वो हमें कोई अधिकार प्रदान करता है और उसको लेकर हम सपोज करें कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करवाने के लिए राज्य पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता, मतलब राज्य पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये चीज कही जाती है कि जब नीतियों का क्रियान्वयन या नीतियों का जब बनाया जाएगा, नीतियों को जब नीति निर्माण किया जाएगा, तो ये तत्व जो डीपीएसपी में अनुच्छेद में हमको दिए गए हैं इनको मूलभूत रूप से रखने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 37 के बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 कहता है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा बड़ी है, लेकिन इसका सार जो है वो ये कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को देखने का प्रयास करें तो उसमें कहा जाएगा कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो आर्टिकल 38 देखते हैं, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य सामाजिक व्यवस्था या लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और इसी का आर्टिकल 38 क्लास 1 क्या कहता है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था आर्टिकल 38 क्लास 1 इसकी बात करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें आर्टिकल 38 क्लास 2 क्या कहता है? आय की असमानता, प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 ये कहता है और 38 क्लास 1 कहता है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करेगा। आर्टिकल 38 क्लास 2 कहता है आय की असमानता, प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेगा। इस चीज को उपलब्ध करवाएगा, प्रतिष्ठा सुविधा, आय की असमानता को कम करेगा और अवसर की असमानता को भी कम करेगा। आर्टिकल 38 क्लास 2 ये कहने का प्रयास करता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है।
आर्टिकल 39 के कुछ सब सेक्शन है, उसी में से हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या कहता है? नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 39 क्लास बी क्या कहता है? देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग, जनहित में प्रयोग किया जाए। आर्टिकल 39 क्लॉज सी क्या कहता है? उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए। आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। आर्टिकल 39 क्लॉज ई क्या कहता है? कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। और उसके साथ साथ आर्टिकल 39 का जो EF है वो क्या कहता है? वो कहता है बच्चों, युवकों और युवतियों को शोषण से बचाना, बच्चों, युवकों और युवतियों को शोषण से बचाना। तो हम इसको समझते हैं, नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, मतलब उनको जीवन व्यतीत करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष एग्जाम्पल के रूप में देखें तो राज्य जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम संचालित करेगा। मनरेगा जैसे जब प्रोग्राम चलेंगे तो उससे होगा क्या? लोगों को आजीविका के संसाधन उपलब्ध होंगे। लोग जो हैं वो, सरकार उनको 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करने का काम करेगी। 100 दिन का रोजगार कंफर्म। अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाई तो उसकी जगह पर उसको उतना भत्ता देने का प्रावधान किया जाएगा। इसी के साथ साथ देखेंगे संसाधनों का जनहित में प्रयोग, मतलब जो देश के संसाधन हैं, संसाधन का मतलब इसमें समझेंगे, संसाधनों का मतलब है एक प्रकार से जो भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक, मानव संसाधन भी है, इसी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों में कुछ भी जैसे कोल और भी जो चीज़ें हैं, कोयला है, सूर्य की सनलाइट है, ये सब, इसका जो उपयोग होगा वो जनहित में प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा कि जिससे जो संसाधन हैं, हमारे देश में उपस्थित संसाधन हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल ना हो। एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, टाटा, अडानी, अंबानी, इस तरीके के एक व्यक्ति का कंट्रोल ना होकर राज्य का कंट्रोल रहे, यानी कि विकेंद्रीकरण किया जाए संसाधनों का। और विकेंद्रीकरण जब करेगा राज्य, तो इससे हमारी सोसाइटी में या हमारे देश के स्तर पर, कंट्री के, स्टेट के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि राज्य ही ये विचारधारा है। यहाँ पर हम देश मनोवैज्ञानिक विचारधारा की बात नहीं करेंगे। जो विकेंद्रीकरण किया जाएगा वो राज्य के स्तर पर, और राज्य फिर ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे गरीब और जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको जीवन के लिए बढ़िया से अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। इसी के साथ देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए कितनी बड़ी बात, मेल और फीमेल को इक्वल करने का काम करता है। महिला और पुरुष को हम यहाँ देखेंगे, एक काम के लिए हम एक ही वेतन का आधार होना चाहिए। तो ये इस तरीके की कुछ
जो हमारे DPSPs हैं, इनके माध्यम से सरकार पॉलिसीज़ बनाती है। इसी तरीके से कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है हॉस्पिटल्स उपलब्ध करवाती है, और भी चीज़ें, जैसे कोई हजार्डस इंडस्ट्री लगी हुई होती है तो वहाँ पर जो काम कर रहे लोग होते हैं उनका मंथली, वीकली या हाफ ईयरली या ईयरली मतलब अर्ध वार्षिक रूप से कहें या 6 महीने में या फिर साप्ताहिक, तो उनके जो स्वास्थ्य है उसका चेकअप होता रहता है। इसी तरीके से हम देखेंगे आर्टिकल 39F कहता है बच्चों, युवकों और युवतियों को शोषण से बचाना, इनका शोषण ना होने पाए, जैसा कि फंडामेंटल राइट हमारा 23 भी कहता है। 23, 24 इसी तरीके की बातें करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आर्टिकल 39 था, इसको हमने देखा। 39 के सब सेक्शन A, B, C, D, E और F थे, मतलब 6 सब सेक्शन इसके थे। हम इसी को और आगे अगर बढ़ाएं तो आर्टिकल 39 का सेपरेट है, अब ये क्लास नहीं है। आर्टिकल 39A क्या कहता है? समान न्याय और विधिक सहायता, विधिक निशुल्क सहायता की बात करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल 39A जो है वो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। इसको हम देख लेते हैं, किसको समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A क्या कहता है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता। देखिए, समान न्याय का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति एक ही अपराध करते हैं तो दोनों व्यक्तियों को समान दंड दिया जाए। और इसी तरीके से हम देखते हैं निशुल्क विधिक सहायता की बात क्या है। निशुल्क विधिक सहायता कोई भी व्यक्ति जिसके पास, सपोज करिए कि वो ऐसे वंचित वर्ग या ऐसे सोसाइटी या तबके से बिलोंग करता है जिसके पास संसाधन जो हैं वो नहीं है, मतलब संसाधनों का मतलब यहाँ पर है पैसों की कमी, तो उसके लिए न्याय कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? तो यह हमारा संविधान कहता है कि निशुल्क विधिक सहायता राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो व्यक्ति है और जिस पर केस चल रहा है या कोई मुद्दा हो रहा है तो राज्य उसको कोर्ट में वकील उपलब्ध करवाएगा, और वो भी कैसे उपलब्ध करवाएगा? फ्री कॉस्ट पर। तो ये है निशुल्क विधिक सहायता का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आर्टिकल 39A। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं आर्टिकल 40 क्या बात करता है। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों का संगठन और सशक्तिकरण। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन और सशक्तिकरण। हम देखेंगे ये जो अनुच्छेद 40 है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था।
गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया। फिर कभी जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के संगठन और सशक्तिकरण के बारे में बातचीत की कि ग्रामों को, जो गांव हैं वो ऑटोनॉमस होने चाहिए, उनके पास संसाधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो अपना डेवलपमेंट जो है वो कर सके, विकास संबंधी कार्य कर सके। अब डेवलपमेंट अगर होगा तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कुछ ऐसी कार्य किए जाए कि लोगों का माइग्रेशन ना हो, या कुछ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाए उसी शिक्षा व्यवस्था में, मतलब एक कुशल शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस ये देखते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन और सशक्तिकरण ये डीपीएसपी में था। इसको हमारी संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 40 में रखा और इसको फिर हमारे संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में जो संशोधन था वो 73वां संविधान संशोधन, ये हमारा 1992 में था और इसको फंडामेंटल एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी गई कि हर राज्य में ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे शहरों के स्तर पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसमें शहरों के स्तर पर नगर पालिका, नगर जो भी है वो 3 भागों में विभाजित होती है, नगर निगम, नगर पालिका, इस तरीके से वो पॉपुलेशन का उनका डाटा होता है, उसकी स्थापना की जाएगी। मतलब स्वायत्तता की बात हो रही है कि वहाँ पर शासन का संचालन करने के लिए जो ग्राम सभा होगी, वहाँ के लोकल जो लोकेलिटीज़ पीपल्स होंगे, जो लोकल आम लोग होंगे, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार और वहाँ के विकास के लिए वो काम करे। तो अनुच्छेद 40 इसकी बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, या ये जो अधिकार है वो देखते हैं किस तरीके से क्या कहता है। आर्टिकल 41 कहता है, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखिए यहाँ पर टर्म एकदम सिंपल है। काम के बारे में मैंने बताया कि सरकार कुछ नीतियाँ बनाएगी, कुछ प्रोग्राम चलाएगी जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और वह अपनी जीविका हेतु उचित काम कर सके, तो इसका प्रबंध सरकार करेगी। इसके साथ साथ शिक्षा एक ऐसा मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है, जो अगर शिक्षा व्यक्ति को पर्याप्त नहीं मिलती है और उचित शिक्षा नहीं मिलती है तो मानव का जो विकास है हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं कि वो उसका विकास पूर्ण हुआ है या उसके व्यक्तित्व का विकास पूर्ण हुआ। और इसके साथ साथ लोक सहायता छोटा टर्म नहीं है, लोक सहायता बहुत बड़ा टर्म है। अगर हम इसमें देखें लोक सहायता में आता क्या क्या है। लोक सहायता अगर हम देखें तो इसमें जैसे बेरोजगारी को, जो बेरोजगार व्यक्ति होगा उसको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, इसको रोजगार उपलब्ध करवाएगा। कोई वृद्ध व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल उपलब्ध करवाए जाएंगे, अस्पताल। उसके साथ साथ हम देखेंगे हम निःशक्तता में सरकार क्या काम करेगी। जैसे निःशक्तता, जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो है फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, मतलब फिजिकली थोड़ा सा
हम कहें दिव्यांग व्यक्ति है तो सरकार कुछ ऐसा काम करेगी कि जैसे विद्यालयों में सीढ़ी नुमा संरचना ना बना के एक सपाट संरचना बनाना। इसी तरीके से हम देखेंगे कुछ ट्रेन की जो डिब्बे होते हैं, कोच होते हैं, उसमें से कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं कि ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए होती हैं। तो इस तरीके की कुछ व्यवस्था की जाएगी कि सरकार कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार करेगी। तो ये ऐसी कुछ नीतियां बनाएगी। जब सरकार नीतियों का क्रियान्वयन करेगी या नीति का निर्माण करते समय डीपीएसपी को दिमाग में रखेगी, मतलब ध्यान में रखते हुए नीति बनाएगी, ताकि इस तरीके के लोगों का, मतलब ये जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, इनका कल्याण किया जा सके। तो आज की क्लास में मित्रों हम लोगों ने आर्टिकल 36, 37, 38, 39 के बारे और 40 तथा 41 के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट के लेक्चर में जो हमारे बचे हुए डीपीएसपीज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।